नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइज एंड फॉल ऑफ ग्रीक अंपायर, यानी प्राचीन यूनानी साम्राज्य के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि उसका राइज कैसे हुआ और उसके फॉल तक की पूरी कहानी को हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। इसकी हिस्ट्री को तो देखेंगे ही, साथ साथ इसकी जियोग्राफी को भी देखेंगे जो ओवर द टाइम बदलती रही है। उसके बाद इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो भी एक 1000 साल लंबा इतिहास है, तो उसमें बहुत बार इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदलता रहा है। कभी डेमोक्रेसी आई है, कभी वहाँ पे तानाशाही रही है, कभी वहाँ पे मोनार्की रही है। तो क्या कुछ उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते रहे हैं उसको समझेंगे। उसके बाद इसके रिलीजन की बात करेंगे, हालांकि इसके रिलीजन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत सारे चीज़ों को हम इतिहास में इनके जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं उनको भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप सेपरेटली जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस सोसाइटी की भी बात करेंगे, जो एंशियंट ग्रीक सोसाइटी है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर थी, उसमें किस तरीके से लोग रहते थे, उसकी बात करेंगे। और एंड में इसकी लेगेसी की भी बात करेंगे कि प्राचीन जो ग्रीक सभ्यता थी उसने दुनिया को क्या दिया है। स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, चाहे उसका कल्चर की बात करें, चाहे उसके लैंग्वेज की बात करें, ओवर द टाइम और आज दिन तक ग्रीक सभ्यता का असर आपको देखने को मिल जाता है। तो जब भी बात आती है ग्रीक साम्राज्य की, तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक इनका मैप आता ही होगा ओब्वियसली, जो कि आप देखते हैं कि मेडिटेरियन, आयन सी और एगेन सी के अराउंड था। इनके योद्धा आते हैं जिसमें स्पार्टा और एथेंस की कहानियाँ आपको ध्यान में आती होंगी, बड़े बड़े युद्ध उनमें देखते हैं। इनके देवी देवताओं की वो तस्वीरें आपके दिमाग में आती होंगी। इनके फिलोसोफर्स की लिस्ट आपके दिमाग में आती होगी, जिसमें सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे बड़े बड़े महान फिलोसोफर्स हुए हैं। इनके साथ ही साथ आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे राजाओं की दिमाग में तस्वीर भी आती होगी, जिनका साम्राज्य भारत तक फैला हुआ था और उसने बैटल ऑफ हाइडस्पीस में भारत तक, इंडस ये जो रिवर है इसको क्रॉस करके यहाँ पे झेलम नदी तक पहुँच गया था। उसके बाद इस साम्राज्य का अंत भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होगा, जिसमें आपको दिखता है कि इसके अंत होने के बाद एक और बहुत बड़ा साम्राज्य जिसको रोमन साम्राज्य कहा जाता है, उसका राइज होता है इसी एरिया में। और इस एरिया को, जहाँ पे पहले ग्रीस जिस पे रूल करता था, उसके अराउंड चारों तरफ रोमन साम्राज्य का यहाँ पे डोमिनेंस हो जाता है। तो ये रोमन साम्राज्य भी उसके बाद डोमिनेट करता है काफ़ी लंबे समय तक, और इसका भी अंत आता है, इसको अलग से हम पढ़ेंगे। इस रोमन साम्राज्य को कई बार अंपायर ऑफ 3 कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका 3 कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक तरफ अफ्रीका दिखता है, एक तरफ एशिया और एक तरफ यूरोप तो है ही। तो तीनों कॉन्टिनेंट में इसका राज था, इसलिए इसको एम्पायर ऑफ 3 कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो इन सभी कहानियों को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ हुआ, सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ पहले से जुड़े हुए नहीं हैं, तो अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को ज्वाइन करके आप, या सक्सेस प्लस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल को ढूंढ के आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक चैनल पे जुड़ सकते हैं, पेज पे जुड़ सकते हैं और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ ग्रीक अंपायर के राइज और फॉल में। ये एक ओवरव्यू है जिसको हम देखते हैं। तो दुनिया का ही सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है ग्रीक सोसाइटी को, क्योंकि ग्रीक अंपायर के इतिहास में अगर आप देखते हैं तो आप वहाँ पे फिलोसोफर्स को देखते हैं। फिलोसोफर्स की एक लंबी लिस्ट आपको दिखती है, सोक्रेटिस, पाइथागोरस, प्लेटो और यहाँ पे अरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स दिखते हैं, जिनकी जो विचारधारा है जिसको आज दिन तक हम पढ़ते हैं। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे साइंटिस्ट भी हुए हैं, टोलेमी जैसे वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर भी हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, डेमोक्रेसी, जो इतना अभी का कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को सपोर्ट करती हैं। ये डेमोक्रेसी का आइडिया जो है कहीं हद तक आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी BC में, आज से 5वीं शताब्दी BC में लगभग ये वहाँ पे आ गया था। आज से 2600 साल पहले ग्रीक साम्राज्य में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी। तो ये चीज़ है, ऐसी चीज़ें आपको मिली हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। उसके अलावा जो रेनेसां का पीरियड आप देखने को मिलता है आपको 14th-15th सेंचुरी में इटालियन पेनिनसुला में, वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस ग्रीक सोसाइटी का। उसके अलावा ये साम्राज्य एक लंबे समय तक रहा है, स्टोन एज से लेके हम इसको पढ़ेंगे 5th सेंचुरी BC तक, और वहाँ तक जाके आप देखेंगे तो तब तक ये लंबे साल तक, हज़ारों सालों का इसका इतिहास रहा है। उसके बाद ग्रीस जो है ये रोमन अम्पायर्स के सामने टूट गया 146 BC में, और कंप्लीटली बात करें तो 31 BC में पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रीक अंपायर जो है उसका पतन हो चुका था, जब इजिप्ट के ऊपर भी यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था रोमन्स ने।
उसके बाद ये जो हेलेनिस्टिक पीरियड है, इसके ऊपर हमने बात की है। हेलेनिस्टिक एरा कौन सा था, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद का जो समय है उसको हेलेनिस्टिक एरा कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उसको। एज ए पॉलिटिकल यूनिट भले ही ग्रीक साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो गया था इस 31 बीसी में या 146 बीसी में, लेकिन एज ए कल्चरल सोसाइटी की बात करें तो इसका असर आने वाले हज़ारों सालों तक इसके ऊपर रहा है। और आज दिन तक आप देखते हैं कि ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन है इसका जो असर है वो देखने को मिलता है। इन्होंने रूल किया, रोमन अम्पायर ने इनके ऊपर रूल किया, उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने भी इनके धर्म की, इनके कल्चर की जगह ले ली, लेकिन फिर भी आज दिन तक ग्रीक अम्पायर का जो असर है वो आपको देखने को मिलता है। अब इसकी ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ये हमारे भारत से जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ चलते हैं तो ये है ग्रीस। ये है ग्रीस। आज एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी एथेंस है, लेकिन उस समय ये ग्रीस एक देश ना होके छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। यहाँ पे ग्रीस, यहाँ पे स्पार्टा, यहाँ पे मैसिडोनिया, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे, और इस एरिया के पूरे रीजन को बोलते थे ग्रीक वर्ड बोलते थे। यहाँ पे आपको दिखता है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आयन सी दिखता है, यहाँ पे एगियन सी दिखता है। तो इसके चारों तरफ का जो इलाका था ये ग्रीक वर्ड कहा जाता था। ये ग्रीस नाम का कोई देश नहीं था। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। आज ये टर्की दिखता है, लेकिन यहाँ पे एशिया माइनर हुआ करता था, और यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसको पर्शियन अम्पायर कहा करते थे। और वो पर्शियन अम्पायर इस ग्रीक अम्पायर का कट्टर दुश्मन था। उसकी भी कहानी आपने मूवी 300 में भी देखी होगी, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। और उसके अलावा मैंने उसको पहले भी बताया है आपको ग्रेको पर्शियन वॉर में, जब हम ग्रीक अम्पायर की बात कर रहे थे। इसी मैप को जब हम जूम इन करेंगे और इस एरिया को जूम इन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एंशियंट वर्ल्ड दिखता है। ये है एशिया माइनर, और ये ही इधर पर्शियन अम्पायर हुआ करता था। ये है ट्रोय। ट्रोय के ऊपर आपने मूवी देखी होगी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था ट्रोजन वॉर के ऊपर, जिसमें इसी ट्रोय के खिलाफ पूरे के पूरे ग्रीक वर्ल्ड के जो स्टेट्स हैं वो लड़ते हैं और ट्रोय को अंत कर देते हैं, जिसको फॉल ऑफ ट्रोय के नाम से जाना जाता है। वो ट्रोजन वॉर था। अब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स हैं। यहाँ मेडिटेरियन दिख रहा है, ये आयन सी दिख रहा है, एगेन सी दिख रहा है, ये मैसिडोनिया है। यहीं से था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, वो यहीं से था। ये बाल्कन पेनिनसुला है। इसका जो इतिहास है वो आप पढ़ते ही हैं। जब भी बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तब उस समय इसको बाल्कन पेनिनसुला के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। ये स्पार्टा था, स्पार्टा, जिसके पैदल सैनिक बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इन्फेंट्री सेना का कोई तोड़ नहीं था, बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे इनके पास। और ये एथेंस था, जो आज के समय तो राजधानी है, और उस समय सिटी स्टेट था, बहुत पावरफुल था। इनकी नेवी बहुत ताकतवर थी। इनके बीच में भी वॉर हुए हैं, जिसको हमने पिछले ही वीडियोज़ में पढ़ा है, पेलिपोनेशियन वॉर के बारे में पढ़ा था तब। तो ये क्या, कैसे, इनकी टाइमलाइन को देख लेते हैं कि एंशियंट ग्रीस का राइज कैसे हुआ। स्टोन एज से ही हम पढ़ेंगे, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, जो कि हर एक सिविलाइजेशन में पढ़ते ही हैं। भारत का इतिहास पढ़ेंगे तभी भी आपको पता है कि हम स्टोन एज से पढ़ना शुरू करते हैं, कि पैलियोलिथिक एज है, फिर मेजोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, फिर ब्रॉन्ज एज है। ब्रॉन्ज एज में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम आयरन एज में पढ़ते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका महाजनपद पीरियड आ जाता है, और फिर आपका क्लासिकल एज और जो गोल्डन एज है, गुप्ता डायनेस्टी वगैरह, ये सब आ जाते हैं। उसी तरीके से ग्रीक वर्ल्ड में भी ये सब एजेस जो है वो चलती जा रही थी, लेकिन हम मेनली इसको क्लासिकल एज से पढ़ते हैं। पहले का भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब टाइमलाइन को देख रहे हैं तो यहीं से बता देता हूँ कि पहला ओलंपिक गेम, आज के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होते हैं ये नए ओलंपिक गेम्स हैं, और इनको हमने अडॉप्ट किया है एंशियंट ग्रीक सोसाइटी से ही। पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था वो माना जाता है कि 776 बीसी में हुआ था, एथेंस में ही हुआ था। और ये उसके बाद इसी टाइम से इसके इतिहास को हम पढ़ना शुरू करते हैं। 750 बीसी के अराउंड मेडिटेरियन में इन्होंने, और इनकी कॉलोनीज़ जो हैं वो प्लांट होनी शुरू हो गई। ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहने लग गए, और ये सिटी स्टेट्स बनने लग गए। फोनेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग गए। हम फोनेटिक लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं क्या, जबकि जिस भाषा को जिस तरीके से बोला जाता है, जैसे कै को कै बोलते हैं तो उसको लिखना भी कै को उसी फोनेटिक सिंबल के हिसाब से लिखना, तो वो इन्हीं की देन है, ग्रीक सभ्यता के लोगों की देन है। उसके बाद आगे चल के इन्होंने लीडिया में, लीडिया भी इन्हीं का इलाका था, वहाँ पे कोइनेज देखने को मिलता है, मेटल कोइनेज, धातु के सिक्के बनाने की शुरुआत इन्होंने कर दी थी एशिया माइनर के पास में। सेलोन नाम का राजा था, जिसने 594 बीसी में एक नया संविधान लेके आया, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, सेलोन एथेंस में आया। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि एथेंस में आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है, और डेमोक्रेसी एक अपने आप में नया, कंप्लीट नया आइडिया था।
इस आइडिया के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होते हैं, जैसे सोक्रेटिस के टाइम प्लेटो और ये जो अरिस्टोटल हैं ये ज़्यादा इस डेमोक्रेसी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और उसके बारे में हमने पढ़ा है, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो, इनकी जीवनी को हमने पढ़ा है, उनकी फिलोसॉफी को पढ़ा है। तब मैंने बताया था कि उस समय की डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी में बहुत अंतर है। वो अलग तरीके से देखते थे डेमोक्रेसी को, वो क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि डेमोक्रेसी जो है आम आदमी के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लेके आती है कि उनको समझदार होना उनका कंपलसरी है, वरना वो डिसीजन कैसे लेंगे देश को चलाने में। तो ये जो चीज़ें थी, डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी उस इतना पुराना आइडिया है। उसके बाद पर्शियन वॉर्स का टाइम आया। ग्रेको पर्शियन वॉर्स जो हैं 490 से लेके 479, हालांकि ये चलते रहे थे 499 से लेके 449 तक। अगर ओवरऑल बात करें तो इतने लंबे समय तक, 50 साल तक ग्रीक अंपायर और पर्शियन अंपायर ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे ग्रीक अंपायर जो सिटी स्टेट्स थे छोटे छोटे, इन्होंने मिल के इस बड़े पर्शियन अंपायर का सामना किया और उसके बाद पर्शियन अंपायर को हराया। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। फिर 447 BC के अंदर क्या होता है, ये वो टाइम था जब ग्रीक अंपायर अपने पीक पे था, क्योंकि इन्होंने पर्शिया को भी हरा दिया था। यहाँ पे स्पार्टा की डोमिनेंस देखने को मिलती थी, यहाँ पे एथेंस की डोमिनेंस देखने को मिलती थी। उनकी नेवी को हराना मतलब नामुमकिन सा हो गया था। जब पर्शियन अंपायर ही नहीं हरा पाया, इतना बड़ा पर्शियन अंपायर नहीं हरा पाया, तो इसका मतलब क्या, कौन हराएगा? वो 300 वाली मूवी आपने देखी है, वो तो सिर्फ स्पार्टा के 300 योद्धाओं की कहानी दिखा रखी है जिन्होंने पर्शियन अंपायर के दांतों तले लोहे के चने चबवा दिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जब सारे के सारे ग्रीक स्टेट्स जब मिल के लड़ते हैं पर्शिया से, तो जक्सीस वगैरह सबको हरा देते हैं। हालांकि उनके एरिया को नहीं कंट्रोल कर पाते, लेकिन फिर भी वो उनको हरा देते हैं। और अपनी पीक पे था उस समय पूरा का पूरा ग्रीक अंपायर। तो उसी समय आपको ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो इनके पैंथियंस हैं, इनके गॉड्स हैं, जहाँ पे जीउस और बड़े बड़े देवताओं की बात होती है, जो हेलेनिस्टिक रिलीजन है उसका भी राइज देखने को आपको मिलता है। फिर यहाँ पे 431 से 404 BC के दौरान पेलिपोनेशियन वॉर होता है, दूसरा पेलिपोनेशियन वॉर। ये पेलिपोनेशियन वॉर जो है वो एथेंस और स्पार्टा के बीच में होता है। क्यों होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एक टाइम होता है कि जब इनको लगता है सारे सिटी स्टेट्स को कि पर्शिया हम पे दोबारा अटैक कर सकता है, तो एक लीग बना लेते हैं जिसको डेलियन लीग कहा जाता है। और डेलियन लीग में आगे चल के एथेंस जो है वो अपनी मतलब ताकत दिखाने लग जाता है, अपनी डोमिनेंस बढ़ाने लग जाता है, और एथेंस का डोमिनेंस पूरे ग्रीक रीजन में बढ़ जाता है। तो उसके बाद स्पार्टा और ग्रीक के बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है, जिसमें एथेंस की हार हो जाती है और स्पार्टा जो है वो डोमिनेट करने लग जाता है पूरे रीजन में। लेकिन ये डोमिनेंस भी ज़्यादा समय तक चलती नहीं है, फिर मैसिडोनिया की डोमिनेंस आ जाती है और फिर सिकंदर आ जाता है। 399 BC के दौरान क्या होता है, सोक्रेटिस को मौत की सज़ा होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। सोक्रेटिस जो फादर ऑफ फिलोसॉफी की तरह देखा जाता है, सबसे महानतम फिलोसोफर्स में दुनिया के वो काउंट किए जाते हैं, उनका यहीं पे जन्म होता है, एथेंस में ही। और इस समय आप जानते हैं कि एथेंस के ऊपर कंट्रोल था स्पार्टा का। 30 टायरेंट्स, 30 तानाशाहों को बिठा रखा था। नाम की डेमोक्रेसी थी एथेंस में और इनको बिठा रखा था, और सोक्रेटिस को इन्होंने मौत की सज़ा दे दी, क्योंकि सोक्रेटिस के जो आइडियाज़ थे, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो थे, उनके जो क्वेश्चंस थे, वो सत्ता को कहीं ना कहीं हिला रहे थे। और इसीलिए सोक्रेटिस को एक चीज़ कहा गया, एक आदेश दिया गया कि या तो आप ये एथेंस छोड़ के चले जाओ या फिर आप जहर का प्याला पी लो। तो सोक्रेटिस ने क्या चुना, जहर का प्याला, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे आइडियाज़ की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और आप पर्सन को तो मार सकते हो लेकिन उसके विचारों को नहीं मार सकते। और अगर मैंने जहर का प्याला ना पी के मैं अगर देश छोड़ के चला गया तो मेरे विचारों की मृत्यु हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सोक्रेटिस इस तरीके के फिलोसोफर थे, इनकी बायोग्राफी मैं कवर करा चुका हूँ। तो इनको यहाँ पर सज़ा हुई। 338 BC के दौरान फिलिप सेकंड जो है मैसिडोनिया के राजा बनते हैं, और वो आसपास के सिटी स्टेट्स को जीत के उनको ये जो एरिया है ग्रीक साम्राज्य है इसकी फिर से डोमिनेंस बढ़ाते हैं, इसको फिर से कंसोलिडेट करते हैं इसकी पावर को। फिलिप सेकंड कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता हैं। 336 में यहाँ पे फिलिप सेकंड की हत्या कर दी जाती है और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो राजा बनते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने नहीं की थी, मतलब इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। मैसिडोनिया के राजा बनते हैं और ये व्यक्ति जो है आगे चल के इतना बड़ा सम्राट बनता है कि इसको विश्व विजेता कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसका नाम नहीं था, द ग्रेट तो इसको टाइटल मिला। और क्यों मिला उसको, साम्राज्य की जब हम आगे आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा साम्राज्य था तो आप समझेंगे। मॉडर्न टाइम में आगे चल के सिर्फ ब्रिटिश अंपायर और दूसरा जो है, अगर इकलौते की बात करें
तो चंगेज खान का ही अंपायर जो है अलेक्जेंडर से बड़ा था। बाकी अलेक्जेंडर द ग्रेट का अंपायर जो है वो एंशियंट वर्ल्ड में सबसे बड़ा अंपायर था। फिर अलेक्जेंडर की डेथ होती है 323 बीसी में 32 साल की एज में, और उसके बाद का जो समय है उसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है। और इसी हेलेनिस्टिक पीरियड के दौरान जो ग्रीक साम्राज्य है वो कमज़ोर हो जाता है, और उसका फ़ायदा उठा के रोमन साम्राज्य जो है वो इसको धीरे धीरे करके हरा देता है। 146 बीसी में लगभग हार जाता है। 31 बीसी में फाइनली अलेक्जेंड्रिया पे कब्जा कर लेते हैं, इजिप्ट पे कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ओवरव्यू हो गया एक टाइमलाइन का। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि स्टोन एज से लेके हेलेनिस्टिक पीरियड तक ग्रीक इतिहास में क्या कुछ हुआ है। पूरी की पूरी कहानी को समझेंगे कि इस सभ्यता का राइज कैसे हुआ, उसमें क्या कुछ घटित हुआ, उस सभी चीज़ों को देखते हैं। तो स्टोन एज की अगर बात करें तो सबसे पहले ये कैसे एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे ग्रीक सभ्यता के लोग सबसे पहले कब जाके बसे होंगे, तो पेट्रालोना केव जो हैं हालीकिंदी की, वहाँ पे जो स्कल्स मिलते हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग 3 से 4 लाख साल पुराने समय से ही यहाँ पे जो है सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे लोग जो हैं, जो ह्यूमन है, वो जाके बस गया था। तो धीरे धीरे करके इन केव्स से पता चलता है। तो ये स्टोन एज में चला, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्रॉन्ज एज आई। ब्रॉन्ज एज का जो पीरियड है वो 3300 बीसी से लेके 1150 बीसी के अराउंड का टाइम माना जाता है। लगभग 3000 सालों तक इस पीरियड में जो पूरा का पूरा ग्रीक एरिया है, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल यहाँ पे एडवांसमेंट आपको देखने को मिलता है। कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको खेती बाड़ी जो है, खेती करने वाले लोग जो हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, किस किस तरीके की वो खेती किया करते थे, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद ये जो इलाका है, यहाँ पे सिर्फ एक सिविलाइजेशन नहीं था, 3 अलग अलग सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। ओवर द टाइम धीरे धीरे करके वो लोग एकजुट होते हैं। यहीं से आपको देखने को मिलता है कि ग्रीक अंपायर जो है वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हुए दिख रहे हैं और एक सिविलाइजेशन का बसना हुआ देखने को मिलता है। और इस पीरियड को, ये जो ग्रीक मेनलैंड था, इसके ऊपर जो सिविलाइजेशन बस रहा था, उसको हेलेनिक पीरियड सिविलाइजेशन कहा जाता है, और कई बार इसको मैसेनिक एरा भी कहा जाता है। और उसी दौरान क्या है, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स का फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया था। जो उस समय वॉरियर्स थे, जो अपने अपने पूरी की पूरी ट्राइब्स को, अपने अपने लोगों को इकट्ठा करके अपने अपने एरिया को बसा रहे थे। जैसे जनपद पीरियड नहीं था अपने यहाँ पे, महाजनपद पीरियड था भारत में। तो जनपद बने, फिर महाजनपद बने, बाद में बड़े सिटी स्टेट्स बने। पहले तो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कबीले जैसे ही बने थे। तो ये पीरियड था, और इसी टाइम को कहा जाता है कई बार एज ऑफ हीरोज। एज ऑफ हीरोज जो हैं, ये हरक्यूलिस, इलियाड और ओडिसी की जो इपिक्स आपको मिलते हैं, जो कि लिखे गए थे बाद में, लेकिन इसी इरा को वो बताते हैं कि इसी एरा के बारे में वो बातचीत करते हैं। अब ये इलियाड जो है होमर ने लिखी, ओडिसी जो है होमर ने लिखी। इसके ऊपर आप ट्रोजन वॉर की जो कहानी है वो मैंने आपको बताई थी। हेरक्यूलिस की कहानियाँ अलग हैं। ये जो कहानियाँ हैं ये पूरी तरीके से सही हैं या गलत हैं, ये माइथोलॉजिकल कहानियाँ ज़्यादा मानी जाती हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सत्य इनमें देखने को नहीं मिलता। सच है ये इसमें, लेकिन बात इसी एरिया की करती हैं, इसी टाइम की करती हैं, ब्रॉन्ज एज की ही ये बात करती हैं कि इस समय ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद डार्क एज आती है ग्रीक के इतिहास हिस्ट्री में, जिसको 1100 से लेकर 700 बीसी के अराउंड का जो टाइम है, लगभग ये 300-400 सालों का समय था। इस समय आपको देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे एरिया में जो सेटलमेंट था वो फिर से हटने लग गया है। अब डीसेटलमेंट होने लग गया है। ये एरिया जहाँ पे सिटी स्टेट्स बनने लग गए थे, लोग यहाँ से फिर से पलायन करने लग गए। ये एथेंस और जैसे जो स्पार्टा जैसे बड़े बड़े शहर थे, बड़ी बड़ी जगहें थी, उन एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ड्रास्टिकली वहाँ हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी, डिपॉपुलेट हो रहा था एरिया। अब इसके अगर माइथोलॉजिकल एंगल से देखें तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, फॉल ऑफ ट्रॉय को, जिसमें इलियाड ओडिसी में ही कहा गया कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसकी वजह से लोग, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसलिए पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन उसके बहुत सारे रीज़न हुए, कुछ क्लाइमेट चेंज के रीज़न हैं, कुछ यहाँ पे जाने के रीज़न हैं, कुछ लोग प्लान चले कर गए, दूसरी जगहों पे चले गए, तो ये चीज़ें हुई। इन सालों में क्या होता है, इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा इनका ना तो कुछ अच्छा हुआ, ना यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और इसके बारे में ज़्यादा डार्क एज के बारे में लिखा हुआ भी नहीं मिलता उस टाइम पे। लेकिन डार्क एज का जो बाद का टाइम मिलता है आपको, 700 के अराउंड वाला टाइम, 950 से 700 के जो लेटर हाफ पीरियड है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो ग्रीक लोग हैं ये फिर से लिखना सीख गए। पहले इनको लिखना आता था, बीच में 300-400 साल में इन्होंने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, और फिर लास्ट का जो पीरियड है यहाँ पे फिर से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करनी शुरू कर दी, और इनकी जो पहले की लैंग्वेज है और बाद की लैंग्वेज है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब क्या होता है,
पाँचवीं शताब्दी के बाद, ये डार्क एज में ही, सॉरी, डार्क एज का जो आगे वाला पीरियड है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। धीरे धीरे करके जो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी नीचे गिरता हुआ दिखता है। यहाँ पे क्लास हायरार्की भी देखने को मिलती है। जैसे भारतीय समाज में लेटर वैदिक पीरियड में आप देखते हैं कि 4 वर्ण सिस्टम आ गए थे, वैसे ही वर्ण सिस्टम इनके यहाँ पे भी थे। उनका अलग तरीके का था लेकिन वैसा ही था, कुछ हायरार्की से रूल होने लग गया। धीरे धीरे करके पीजेंट्री और जो रूलिंग क्लास है, एरिस्टोक्रेसी है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए बाद में 5वीं शताब्दी में आते आते डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी जनता ने विद्रोह कर दिए, तो सेलोन जो राजा था उसने लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके दिया और उसके आधार पे जनता का राज एथेंस में आ गया। तो कहीं ना कहीं डार्क एज के भी अंतिम टाइम में आते आते यहाँ पे एथेंस में डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। वहीं 746-76 बीसी में ओलंपिक गेम्स भी हुए, पहले ओलंपिक गेम्स हुए, जो कि आपको पता चल जाते हैं। यहाँ पे होमर की इलियाड और ओडिसी की कहानियाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो डार्क एज थी, लेकिन डार्क एज का भी लास्ट पीरियड जो था वो ठीक था। अब बात आती है आर्किक पीरियड की। आर्किक पीरियड वो पीरियड था, फिर से इस सभ्यता ने अपने पैर उठाने शुरू कर दिए और अब इनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लग गई और ये ऑर्गेनाइज तरीके से रहने लग गए। इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेहतर होने लग गया। सिटी स्टेट्स, जिनको पोलिस कहा जाता था, ये बनने लग गए। यहाँ पे लोग और बसने लग गए। स्लेव्स का कॉन्सेप्ट आ गया, स्लेव बनाए जाने लग गए कुछ लोगों को, जहाँ जो उनके लिए काम करते थे। तो स्लेवरी का इतिहास भी यहाँ पे बहुत पुराना है, जो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद मेडिटेरियन के आसपास के इस पूरे रीजन में आपको छोटे छोटे सिटी स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रोय है, यहाँ पे रोड्स है, यहाँ पे क्रीट है, यहाँ पे स्पार्टा, ये सब एथेंस वगैरह सारे के सारे स्टेट्स जो हैं उनका बनना शुरू हो जाता है। अब ये पीरियड जो है ये इनके लिए बेहतर पीरियड होने लग गया, जहाँ पे सिविलाइजेशन जो है बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश होने लग गई और अब इनका गोल्डन एज या इनकी जो क्लासिकल एज है उसकी शुरुआत होती है लगभग 500 बीसी पे। यहाँ पे जैसे कि कहा कि डेमोक्रेसी, वो जो है क्लास, ये जो मैंने बताया था आपको डेमोक्रेसी वाला 5वीं शताब्दी में ही बताया था, लेकिन इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से। तो ये डार्क एज में ना शुरू होकर क्लासिकल पीरियड में शुरू होती है डेमोक्रेसी इनके यहाँ पे। तो ये डेमोक्रेसी की शुरुआत होने के बाद क्या होता है, अब ग्रीक कंपायर अपने पीक पे था। ग्रीक साम्राज्य के जो आसपास के सारे सिटी स्टेट्स जो हैं वो ठीक ठाक तरीके से अच्छे से चल रहे थे, लेकिन अभी शुरुआत होती है पर्शियन इन्वेजन्स की। पर्शियन अंपायर जो अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसने इन पे अटैक करने शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था 499 से 449 तक कंप्लीटली अगर 50 सालों में देखें तो बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स हुए पर्शियन अंपायर की तरफ से। और क्योंकि गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड जब किसी का होता है तो तभी तो उनके ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, अगर कोई साम्राज्य चल रहा है तो उसके ऊपर अटैक हुए। उसी दौरान पर्शियन इन्वेजन्स का भी सामना कर रहा था ये पूरा का पूरा ग्रीक साम्राज्य। साथ ही साथ अपने यहाँ पे कल्चरली भी काफ़ी सारा ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था। ड्रामा में, फिलोसॉफी में, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में एथेंस की बराबरी कोई नहीं कर सकता था, सबसे आगे था उस समय एथेंस। मेडिटेरियन, ब्लैक सी और इसके आसपास के पूरे रीजन्स में इन्होंने अपनी धाक जमा के रखी थी और यहाँ पे कॉइनेज की भी शुरुआत देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बताया लीडिया में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद 480 से लेकर 423 के बीच में स्पार्टा और एथेंस ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया पूरे के पूरे एरिया को। लेकिन उसके बाद इनके बीच में भी आपसी कलह हो गई और आपसी कलह का कारण था दोनों को ही पावर की भूख थी। स्पेशली एथेंस ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। एथेंस चाहता था कि पूरे के पूरे एरिया में उसी की डोमिनेंस हो और उसका अंपायर बन के रह जाए। ये पूरा का पूरे जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उनकी खुद की जो ऑटोनॉमी है वो ख़त्म हो जाए। तो इन सिटी स्टेट्स की डोमिनेंस को इसने ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें करी, इनको दबाने की कोशिश की, लेकिन इसमें इसको सफलता हासिल नहीं हुई। और स्पार्टा, पहले तो एथेंस को हराया गया, स्पार्टा ने हराया, उसमें स्पार्टा की जीत हुई और पूरे रीजन में स्पार्टा पावरफुल हो गया। फिर उसके बाद स्पार्टा भी धीरे धीरे वीक हो गया और मैसिडोनिया के जो राजा फिलिप सेकंड हैं उन्होंने इस एरिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये शुरुआत होती है, ये ग्रेको पर्शियन वॉर का मैप है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेजन हुए इनके ऊपर। यहाँ पे एथेंस के ऊपर अटैक हुए, स्पार्टा के ऊपर अटैक हुए, लेकिन इसका इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस पूरे के इतने बड़े पर्शियन अंपायर को भी इन्होंने जीतने नहीं दिया। उसके बाद इस एरिया के ऊपर किसकी डोमिनेंस होती है? एथेंस की कुछ लंबे समय तक, डेलियन लीग के टाइम पे। फिर स्पार्टा की पेलोपोनेशियन लीग बनती है, स्पार्टा इसको हरा देता है। फिर इसके बाद यहाँ से मैसिडोनिया निकल के आता है और वो इन सभी सिटी स्टेट्स को धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये पेलोपोनेशियन
जो वॉर हुआ था उसका मैप है। 27 साल तक ये वॉर चला था, जिसमें स्पार्टा और इसके रेड कलर वाले लोग जो हैं वो एक साइड थे, एथेंस और येलो कलर वाले एक साइड थे। पर्शियन अंपायर भी इनडायरेक्टली स्पार्टा को सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे एथेंस की हार होती है। उसके बाद इस एरिया के जो छोटे छोटे सिटी अंपायर्स हैं ये वीक हो जाते हैं, क्योंकि 27 साल तक अगर आप युद्ध में रहोगे तो आप वीक हो जाओगे, फाइनेंशियली भी वीक हो जाओगे, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे बीच में बीमारियाँ भी आ जाती हैं। बीमारियाँ कौन सी? एक तो आ जाती है वो चूहों के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, अब याद कर भूल गया मैं। तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अंपायर जो है वो धीरे धीरे करके ड्रास्टिकली इनके यहाँ पे डिक्लाइन आता है। फिर मैसिडोनिया इसका फ़ायदा उठाता है। कैसे उठाता है उसको मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। स्पार्टा और इनकी डोमिनेंस खत्म होने के बाद धीरे धीरे जो है एक पावर वैक्यूम बन जाता है। पावर वैक्यूम क्यों बन जाता है? क्योंकि ये कमज़ोर हो जाते हैं। और स्पार्टा, इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा उठाता है मैसिडोनियंस उठाते हैं। और मैसिडोनिया का राजा फिलिप सेकंड जो है, पहले एक मिलिट्री लीडर हुआ करता था, वो 359 बीसी में पहले तो इनको हराता है धीरे करके आसपास के सिटी स्टेट्स को, और 338 बीसी में वो राजा बन जाता है। 338 बीसी में जब वो राजा बनता है उसके बाद धीरे धीरे करके वो डिप्लोमेसी से और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको कंसोलिडेट करता है, नॉर्दर्न ग्रीस को कंसोलिडेट करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका सपना होता है कि पूरे के पूरे ग्रीक साम्राज्य को अपने कंट्रोल में ले ले और कंसोलिडेट करे, पावरफुल बने। उसके बाद वो पर्शियन अंपायर के ऊपर इन्वेजन करे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। उससे पहले ही उसकी 336 बीसी में उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसका सपना पूरा करने के लिए उसका बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट उस समय 19-20 साल का होता है, ये राजा बनता है। और 20 साल की एज में उसके बाद इस साम्राज्य को अपने हाथ में लेता है। और उसका सपना तो ये था इसके पिता का कि हम इस एरिया के ऊपर कंट्रोल करें, लेकिन इसने इस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और इसका सपना होता है कि वो दुनिया को जीते। वो चूहों वाली बीमारी क्या होती है? प्लेग। अब याद आ गया। तो प्लेग भी आ जाता है उस समय एथेंस में, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो मैसिडोनिया का राजा बनता है उस समय अलेक्जेंडर द ग्रेट। कब बनता है? 336 बीसीई में। 336 बीसी में ये बनता है। और इसने शुरुआत करी कि अब ग्रीक आर्मी को पूरी तरीके से वो करना है, पावरफुल बनाना है, और ईस्ट वेस्ट और जहाँ तक इसकी सेना पहुँच सकती है वहाँ तक ये अपने साम्राज्य को बनाएगा। और इसीलिए इसको टाइटल दिया गया द ग्रेट का। अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता इसको कहा जाता है, सिकंदर महान हम इसे यहाँ पे कहते हैं भारत में। तो इसने शुरुआत करी और इसने अपना साम्राज्य को बढ़ाता गया। और अगर बात करें प्राचीन विश्व की तो सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। एक छत्र राज था इसका, एक राजा के द्वारा जीता गया सबसे बड़ा साम्राज्य था। अगर एंशियंट वर्ल्ड की बात करें तो इजिप्ट, इंडिया, बैक्टीरिया जो आज का अफगानिस्तान है, इस एरिया तक ये पहुंच गया था। अगर मैप की बात करें तो इस मैसिडोनिया से चला था ये, यहाँ से ये एशिया माइनर को जीता, इसने इजिप्ट को जीता, यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर बसाया। और ये जो पर्शियन अंपायर जो बार बार अटैक किया करता था किसी समय पे पूरे के पूरे ग्रीक अंपायर पे, इसको पूरी तरीके से फतेह किया। उसके बाद करता करता भारत में यहाँ बैक्टीरिया को जीता, पहले यहाँ अफगानिस्तान वाले एरिया में, और फिर हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ इंडस रिवर को पार करके झेलम नदी के किनारे, जिसको हाइडस्पीस रिवर भी कहा गया ग्रीक लोगों के द्वारा, यहाँ पे एक बैटल होता है, बैटल ऑफ हाइडस्पीस, जिसमें भारत का राजा पोरुस होता है और उधर होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। पोरुस इसका बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, लेकिन फिर भी पोरुस की हार हो जाती है। उसके बाद ये इस झेलम को पार करते करते व्यास रिवर तक आते हैं ग्रीक सोल्जर्स, लेकिन उसके बाद आर्मी जो है वो विद्रोह कर देती है और अलेक्जेंडर को कहती है बस बहुत हुआ, हम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं, अब हमसे और लड़ाइयाँ नहीं होंगी, अब हमें अपने घर जाना है। तो आर्मी को कई बार वो पुश करता है कि हमें अब बस बहुत आगे आ चुके हैं। नंद वंश भारत में उस समय रूल कर रहा था, मगध अंपायर में नंद वंश था, अभी चंद्रगुप्त मौर्य आने ही वाला था, उससे पहले का ये टाइम है। 321 बीसी की बात है, नहीं 321 बीसी की बात है, उस समय हुआ। तो उस समय फिर अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा, लेकिन वापस जाते समय बेबीलोनिया के इस एरिया में पहुंचते पहुंचते ये बीमार हो गया और इसकी मौत हो गई, डेथ हो गई 32 साल की एज में। 32 साल की एज तक जितने वॉर बैटल लड़े अलेक्जेंडर ने, उन सभी में वो जीता, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बावजूद उसका एक पर कोई हेयर नहीं था, कोई उसका संभालने वाला नहीं था, इसके पीछे उसका कोई बच्चा नहीं था जो कि इसको संभाल पाए। और अब क्या होता है, इतने बड़े साम्राज्य को उसने बिना किसी मालिक के छोड़ दिया। अब क्या होने वाला था, अब इसको बांटना था, बांटेगा कौन? बांटेंगे
जर्नल्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो भी करीबी जो जर्नल थे, जिनके पास पावर थी, जो आर्मी के लीडर थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चाहता था, सबसे ज़्यादा करीबी मानता था, और सेल्यूकस निकेटर के पास ये वाला अंपायर रहा भी। सेल्यूकस निकेटर के टाइम भारत में मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन चुका था। इस सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध भी हुआ और इसकी बेटी हेलेना से शादी भी हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। यहाँ तक का साम्राज्य था, लेकिन ये वाला एरिया जो है ये मौर्य वंश ने जीत लिया था। यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर है, यहाँ पे टोलमी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था, और ये इंपॉर्टेंट रीजन था। लेकिन सबसे बड़ा साम्राज्य सेल्यूकस के पास था। टोलमी को मिला ये इजिप्ट वाला एरिया, नेबाटियंस यहाँ पे रहे, और यहाँ पे और भी मिलिट्री जर्नल्स जो थे वो यहाँ पे रहे। स्पार्टा यहाँ पे आज़ाद हो गया। अब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद क्या होता है, इस एज को ही कहा जाता है हेलेनिस्टिक पीरियड। हेलेनिस्टिक पीरियड में जो ग्रीक अंपायर था, जो अलेक्जेंडर के टाइम तक बहुत पावरफुल था, अब उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग बट गए अब, और ये भी बटने के बाद भी एक दूसरे के पक्षधर नहीं थे, एक दूसरे को हराना चाहते थे, एक दूसरे को पीछे धकेलना चाहते थे, और अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। वो सेल्यूकस निकेटर हो, चाहे टोलमी हो, चाहे कोई दूसरा हो, ये एक दूसरे को खा जाना चाहते थे। वैसी ही स्थिति हुई जैसी सिटी स्टेट्स के टाइम पे हुआ करती थी। एक दूसरे को ऊपर लड़ाइयाँ लड़ते थे ये लोग, जैसे कि पेलोपोनेशियन वॉर के टाइम पे हुआ था। तो वैसी स्थिति हुई, और इसका फ़ायदा उठाया किसने? रोमन अंपायर ने। रोमन अंपायर ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया, अब देखते हैं इस बात को। तो 323 बीसी में जब अलेक्जेंडर की डेथ होती है, उसके बाद रोमन अंपायर जो है, जो इटली के एक रोम शहर से निकला हुआ छोटा सा अंपायर हुआ करता था किसी समय, वो धीरे धीरे बड़ा पावरफुल अंपायर होता जा रहा था। उसकी हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसका पावरफुल कैसे हुआ वो 146 बीसी आते आते धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे ग्रीक पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में ले लेता है। किसी के साथ वो डिप्लोमेटिक ट्रीटीज साइन करता है, किसी को वो अपनी पावर से दबा लेता है। धीरे धीरे करके ये पॉलिटिकल पावर जो है इन ग्रीक सिटी स्टेट्स की, उसको वो खा जाता है। और ये हालांकि इस पीरियड में जो रोमन रूल था वो पॉलिटिकल पावर को ख़त्म कर पाया, लेकिन ये जो कल्चरली जो ग्रीक अंपायर था, जिनका जो कल्चर था, उनकी सोसाइटी थी, उनका रिलीजन था, वो अनचेंज रहा। हालांकि क्रिश्चियनिटी अब बढ़ चुकी थी, क्रिश्चियन रिलीजन आ चुका था जीसस क्राइस्ट से 1st सेंचुरी से, आप जानते हैं। क्रिश्चियनिटी को भी रोमन अंपायर ने अपना लिया था 3rd सेंचुरी आते आते। लेकिन फिर भी इनकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वही गई। अभी इनके यहाँ पे कल्चरली ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। और जो मेन एरिया थे जो हेलेनिस्टिक कल्चर के पार्ट रहे, वो एक तो अलेक्जेंड्रिया था इजिप्ट में, और एक एनीटॉक था जो टोलमी के एरिया में था, सेल्यूकस निकेटर के एरिया में था, सीरिया में पड़ता है एनीटॉक, और अलेक्जेंड्रिया है वो पड़ता है इजिप्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पे अलेक्जेंडर के बाद भी यहाँ पे कल्चरल हब रहे ग्रीक अंपायर के। अब रोमन ग्रीस की शुरुआत होती है 146 से लेकर 324 एडी तक। ये बीसी से लेके एडी का समय आ गया है। तो ये 150 साल ये, और 350 साल, 350 साल ये, लगभग यहाँ पे 500 सालों तक में क्या हुआ, ग्रीक अंपायर ने, रोमन अंपायर ने पूरे के पूरे ग्रीस को अपने कंट्रोल में ले लिया। और मैं अगर आपको मैप दिखाऊं तो पूरा मैप देखिए, यहाँ पे ग्रीक अंपायर था शुरुआती समय पे, यहाँ पे था ग्रीक अंपायर की शुरुआत। ग्रीक के बाद जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसने यहाँ तक इस साम्राज्य को बड़ा कर लिया था। लेकिन बाद में यहाँ से इटली के रोम से एक साम्राज्य निकल के आया, रोमन अंपायर। धीरे धीरे करके ये रोमन अंपायर जो है इतना पावरफुल हो गया कि ये 3 साम्राज्यों में, 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। ये इधर अफ्रीका दिख रहा है आपको, इधर एशिया में भी था, इधर इंग्लैंड, ये पूरे के पूरे यूरोप में भी था। तो पूरे के पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स में ये अच्छे से फैला हुआ साम्राज्य था। इसकी यहाँ पे धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ती चली जाती है, और यहाँ पे रोमन अंपायर के, ग्रीक अंपायर की जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं धीरे धीरे करके। रोमन जो लोग हैं वो भी ग्रीक साम्राज्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके जैसा ही उनका धर्म था, उस धर्म से ही वो इंस्पायर्ड थे, वैसे ही कल्चर को, वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम को वो अडॉप्ट करते थे। तो ये ग्रीक रोमन था। उसके बाद इस रोमन अंपायर का भी डिक्लाइन होता है। 4th सेंचुरी आते आते ये 2 भागों में बट गया। ये वेस्टर्न रोमन अंपायर बन गए, ये ईस्टर्न रोमन अंपायर बन गया। उसके बाद इस वेस्टर्न रोमन अंपायर का पतन होता है, और ये जो ईस्टर्न रोमन अंपायर है, ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसकी राजधानी थी। बेजेंटाइन अंपायर भी बोलते थे इसको, ईस्टर्न वाला हिस्सा इसको बेजेंटाइन अंपायर भी बोलते थे। और 1453 में इसका पूरी तरीके से अंत हो गया। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे रीजन पे इन्होंने दोनों ने रूल किया है, पहले ग्रीक अंपायर ने और इसके बाद रोमन ने। रोमन अंपायर को हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और सेपरेटली इसको पढ़ना चाहिए। अब एंशियंट ग्रीक सोसाइटी की अगर बात करें तो इनका जो लोग हैं उनको हम ग्रीक लोग क्यों कहते हैं,
क्या बात है, इतने सारे सिटी स्टेट्स थे, हमको सबका इतिहास अलग अलग पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक एथनिसिटी जैसे लोग थे, सब अपने आप को एक ही लोग समझते थे, वो अपने आप को ग्रीक लोग समझते थे। उनकी लैंग्वेज सेम थी, उनका रिलीजन सेम था, उनका कल्चर सेम था, और साथ ही साथ वो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स में सारे के सारे सिटी स्टेट्स पार्टिसिपेट करते थे। पॉलिटिकली चाहे वो एक दूसरे से अलग हों, डिवाइडेंट हों, लेकिन फिर भी उनकी जो कल्चर और उनके जो तरीके थे, तौर तरीके थे, समाज में उनकी स्थिति थी, वो एक जैसी थी। उसके बाद इन्होंने सिटी स्टेट्स थे, उनका भी फंक्शन एक जैसा था, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उनमें अलग थी। ये अपने आप को एकजुट नहीं करते थे जब तक ज़रूरत ना पड़े। जैसे पर्शियन इन्वेजन हुआ तो इन्होंने एक दूसरे को एक साथ, इन्वेजन के टाइम पे ये ग्रीक लोग इकट्ठा भी हुए और इन्होंने पर्शियन अंपायर के साथ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और पर्शियन अंपायर को पीछे धकेला। तो जब ज़रूरत पड़ती थी तो एकजुट भी होते थे, और नहीं ज़रूरत होती थी तो अलग अलग भी रहते थे पॉलिटिकली, लेकिन रहते एक जैसे थे। अगर रिलीजन की बात करें, ग्रीक रिलीजन की, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है। वैसे हेलेनिज्म रिलीजन जो है ये एंशिएंट ग्रीक का रिलीजन था, इसको ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें देवताओं की बात हो रखी है, इनके जो मेजर गॉड्स थे उनको ओलंपियन गॉड्स कहा जाता था, क्योंकि माउंट ओलंपस पे वो रहते हैं। ये थे ज्यूस, हेरा, पोसाइडन, डेमेटर, एथेना, ऐसे करके हेस्टिया, हर्मीस, ये इस तरीके के गॉड थे, अपोलो। और इनका मैंने कंपैरिजन भी बताया है कि हिंदुइज्म जैसा थोड़ा इनका सिस्टम था, जो इनके बहुत सारे गॉड्स हुआ करते थे उनका। ये एनिमल सेक्रीफाइस जैसी चीज़ों को फॉलो अप करते थे। मिथ्स, मैनकाइंड का ओरिजिन कैसे हुआ, इंसान का जन्म कैसे हुआ, उसके ऊपर इनके मिथ्स हैं। इलियाड और ओडिसी जैसी कहानियां हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे महाभारत और रामायण का इतिहास है भारत में, उसी तरीके से इलियाड और ओडिसी जैसी एपिक्स इनके पास है, जो कि होमर ने लिखी, एक महाकवि थे इनके। वो कौन थे, क्या थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये इनका ग्रीक रिलीजन था। और इसी रिलीजन के जैसा एक और रिलीजन था जिसको भी हमने कवर कर रखा है, वो है ग्रेको रोमन रिलीजन। ये एंशियंट रोम का रिलीजन था और बहुत ज़्यादा प्रभावित था ये ग्रीक रिलीजन से, इसीलिए इसको ग्रेको रोमन रिलीजन कहा जाता है। वैसे ही देवता, बस नाम बदल रखे हैं, वैसे ही परंपराएं, वैसे ही रिचुअल्स, वैसे ही ट्रेडिशंस यहाँ पे फॉलो होते थे, बस कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आपको देखने को मिलती हैं। ये रोमन अंपायर का रिलीजन था, इसको भी आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिलोसॉफी की बात करें तो एंशियंट ग्रीक जो फिलोसोफर्स हैं वो बहुत मशहूर हैं। स्पेशली आपने सोक्रेटिस, प्लेटो की बात सुनी होगी, उसके बाद अरिस्टोटल की बात सुनी होगी। इनके नाम आपने सुने होंगे क्योंकि बहुत मशहूर फिलोसोफर्स थे, मैंने जैसे शुरू में बताया। तो ये बात करते थे नेचर की, एथिक्स की, मॉरल डिलेमाज की बात करते थे, और उन चीज़ों को आज भी हम पढ़ते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके सिद्धांतों को, जिस तरीके वो स्टडी करते थे, जिस तरीके के उनके विचार थे, तो उनको आज भी हम पढ़ते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त लेगेसी है। अगर बात करें ग्रीक फिलोसोफर्स की, तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी हैं, और उनको सोक्रेटिस के हिसाब से, सोक्रेटिस क्योंकि सबसे महान फिलोसोफर के तौर पे जाने जाते हैं, तो उनके एरा के हिसाब से बांटा गया है। एक है प्री सोक्रेटिस, जो सोक्रेटिस से पहले के फिलोसोफर्स हुए हैं, चिंतक हुए हैं। उसके बाद सोक्रेटिस के ज़माने के, उनको सोक्रेटिस फिलोसोफर माने जाते हैं। और एक पोस्ट सोक्रेटिस, जो सोक्रेटिस के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद जो एक नया स्कूल ऑफ फिलोसॉफी आई, उसको माना जाता है। तो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स जो हुए हैं, उन्होंने बात की है नेचुरल फिनोमिना की। वो बात करते थे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बना है, या तो वो वाटर है, एयर है, या फिर उस सब्सटेंस को कई जगह कहा गया एपे आयरन, इससे बने हुए हैं। जिसी समय के जो फिलोसोफर्स हैं उसमें एक है महान फिलोसोफर पाइथागोरस। अब आप कहेंगे फिलोसोफर कहाँ है, पाइथागोरस तो एक मैथमेटिशियन है, इनकी मैंने बायोग्राफी कर रखी है। ये फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। उस पाइथागोरस थ्योरम को आज भी हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। एक ट्राइंगल में, जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस इस क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये थ्योरम जो है ये पाइथागोरस ने दी थी, और ये सोक्रेटिस से भी पहले के फिलोसोफर, इन्होंने फिलोसॉफी में भी बहुत काम किया है। तो जब अगर ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करें तो बहुत सारे फिलोसोफर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस देखने को मिलेंगे, प्लेटो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने टाइम के हिसाब से अलग अलग फिलोसॉफी दी हैं, विचार दिए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो ह्यूमन के बारे में बात हो, चाहे वो रीजन के बारे में बात हो, मॉरलिटी की, एथिक्स की बात हो, सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने अपने विचारों को दिया है। सोक्रेटिस की बात करें तो सोक्रेटिस का जो टाइम है उसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, स्पेशली ये त्रिमूर्ति, इनकी बायोग्राफी तीनों की हम कर चुके हैं। ये जो हैं
इनको याद किया जाता है कि सोक्रेटिस का, मैंने आपको शुरू में ही कहानी बताई थी कि किस तरीके से इनको जहर का प्याला पिला दिया गया। लेकिन सोक्रेटिस जो जिस तरीके की बातें करते थे वो लोगों को रैशनल क्वेश्चनिंग करते थे कि आप, वो जवाब नहीं देते थे, लोगों को विचार करने पे मजबूर करते थे, ऐसे सवाल करते थे जिससे आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए, चाहे वो सत्ता के विरोध में हो, चाहे अपनों के विरोध में हो, चाहे वो रिलीजन के विरोध में हो। इसीलिए इनको ज़्यादा प्रोवोकिंग माना गया कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो सही नहीं है इस समाज के लिए। हालांकि इनके आइडियाज़ बहुत ही लोगों को विचार करने पर मजबूर करते थे, और विचार करने के जो इनके मेथड्स थे वो आज भी मॉडर्न डे लॉ स्कूल में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनके बाद इनको जहर का प्याला दे पिलाया गया और इनको एक तरीके से राजद्रोह के आरोप में इनको मार दिया गया। सोक्रेटिस ज़्यादा लिखते नहीं थे, अपने विचारों को ज़्यादा बताते नहीं थे, बस वो लेक्चर देते थे, ओरल लेक्चर होते थे। उन लेक्चर्स को प्लेटो जो है वो लिखते थे, इनके शिष्य जो हुआ करते थे, उसी की वजह से सोक्रेटिस की हमें पता चलती है फिलोसॉफी। प्लेटो ने भी फिर आगे चल के एथिक्स, वर्च्यू, जस्टिस, इन सभी आइडियाज़ के ऊपर, अपने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अपनी फिलोसॉफी दी है। फिर एरिस्टोटल आते हैं जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। तो वो तो राजा थे, फिलोसोफर नहीं थे, लेकिन सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और ये जो आगे चल के अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, ये कितने महान महान लोगों की चारों की एक मंडली बनती है। आप देखिए, इन्होंने एथिक्स स्टडी, एथिक्स पे बात करी है। बायोलॉजी को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को, आपको पता हो तो। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। इन सभी फील्ड्स में, मेटाफिजिक्स, इन फील्ड में इन्होंने काम किया है, और इनको डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो इनकी सेपरेट वीडियो हमने बनाई रखे हैं। तो ये इनके इस तरीके के फिलोसोफर्स हुए हैं। उसके बाद पोस्ट सोक्रेटिस फिलोसोफर्स की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारी स्कूल्स हैं। 4 स्कूल मेनली हैं यहाँ पे। उन्होंने जो बाद के फिलोसोफर्स हैं उन्होंने साइकिनिज्म, स्केप्टिसिज्म, इपिक्यूरियनिज्म और स्टोइनिज्म, ये 4 स्कूल आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम अलग से पढ़ें पूरी की पूरी ग्रीक फिलोसॉफी को तो उस पर भी सेपरेट लेक्चर्स बन सकते हैं बहुत सारे। तो मैं इसीलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं जो आज तक, जो मॉडर्न डे फिलोसोफर्स हैं और मॉडर्न टाइम में जो फिलोसोफर हुए हैं, वो इनके आइडियाज़ को आज भी पढ़ते हैं, और इनके आइडियाज़ के ऊपर वो आज भी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं। इनके आइडियाज़ को वो समझने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं। आज भी अगर कोई बात आर्ग्यूमेंट होती है तो कई बार कोट किया जाता है सोक्रेटिस को, कई बार कोट किया जाता है एरिस्टोटल को और इन फिलोसोफर्स को कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो आप इस चीज़ को लॉजिकली मान सकते हैं। तो इतने महान फिलोसोफर थे, इनकी लेगेसी इतनी पावरफुल है। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें तो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं। जैसे मैंने पाइथागोरस की बात की थी। थेल्स एक और फिलोसोफर मैथमेटिशियन हुए हैं मिलेटस के। थेल्स ऑफ मिलेटस, इनकी आपने थ्योरम पढ़ी है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, थेल्स की थ्योरम आपने पढ़ी होगी। उसके अलावा हीरोन फार्मूला पढ़ा होगा। हीरोन फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो वो हीरोन भी यहीं के थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इसके अलावा इफेडोडोकस जो हैं ये बात करते थे अलग अलग यहाँ पे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरीके से बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो अर्थ, एयर, फायर और वाटर से बने हैं। 4 बेसिक फॉर्म्स होती हैं। तो साइंस की भी बात करते थे, मैथमेटिक्स की भी बात करते थे, और मानते थे ये सभी लोग, ग्रीक सभ्यता के लोग, कि फिलोसॉफी जो है वो साइंस जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता फिलोसॉफी से। वो भी एक मतलब अनसेपरेबल पार्ट है फिलोसॉफी का, ये चीज़ थी। उसके अलावा इन्होंने मेडिसिन में भी काम किया, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहा ही जाता है एरिस्टोटल को। उसके अलावा हिपोक्रेटिस जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन में फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि जो डिजीज जो है, पहले ऐसा माना जाता था कि रिलीजियस लोग जो हुआ करते थे, जो सुपरस्टिशियस लोग हुआ करते थे, वो मानते थे कि कोई भी आदमी बीमार होता है तो भगवान की मर्जी से होता है। उसने अगर कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए वो बीमार हो रहा है, इसी वजह से उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, बेसिकली ऐसा कहा जाता था। लेकिन हिपोक्रेटिस ने कहा कि डिजीज जो है, ये बीमारी जो है, ये नेचुरल कॉजेज से ही होती है, कोई सुपर नेचुरल फिनोमिना नहीं है इसके पीछे, और इनको ट्रीट भी किया जा सकता है नेचुरल तरीके से ही। तो इसके लिए आपको ये है कि आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट करो, प्रॉपर डाइट लो, एक्सरसाइज करो, तब आप हेल्दी रहोगे, आप बीमार नहीं होगे। आप सुपरस्टिशियस मत रहो कि भगवान की मर्ज़ी से ही आप बीमार हो रहे हैं, बीमार सही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें इन्होंने कहा। सर्जिकल प्रैक्टिसेस को भी इन्होंने ठीक किया, बेहतर बनाया, और कुछ दवाइयों के बारे में भी हिपोक्रेटिस जानते थे। इनकी मैं बायोग्राफी लेके आऊँगा जल्दी ही, तब आपको और ढंग से क्लियर होगा। मैथमेटिक्स और साइंस में इन्होंने ये काम किया। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि ये प्राचीन यूनानी सभ्यता जो थी, इसका की क्या लेगेसी है, इसकी क्या देन है।
बहुत कुछ देन है। अभी हम समझते आ रहे हैं कि फ़िलोसॉफ़ी में जब आज भी बात होती है तो लोग फ़िलोसोफर्स की बात करते हैं, सोक्रेटिस को पढ़ते हैं। आज भी हम प्लेटो और एरिस्टोटल की थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। उसके अलावा जो रोमन अम्पायर, भले ही उन्हें पॉलिटिकली ग्रीक अम्पायर को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन बाद में भी रोमन अम्पायर के कल्चर पे, उनकी सभ्यता के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो ग्रीक कल्चर का था। वो भले ही उनको कंट्रोल करते थे लेकिन उसके कल्चर को कभी अपने दुश्मन के तौर पे नहीं देखते थे। उन्हीं के आधार पे ये रोमन ग्रेकोस अम्पायर का जो रिलीजन है वो भी बना। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पुरानी आर्ट और आर्किटेक्चर जो थी एंशिएंट ग्रीस की, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पे, पूरे के पूरे यूरोप पे। आज भी आप उसको देखते हैं। उसके बाद जो इटालियन रेनेसो का पीरियड जो आता है, जो 1400 के आसपास आया। रेनेसो का पीरियड कब आया था? आप जानते हैं कि 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसको डार्क एज ऑफ यूरोप कहा जाता है। डार्क एज इसलिए कहा जाता है कि उस समय पे यूरोप में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। चर्च का डोमिनेंस रहा, युद्ध करते रहे एक दूसरे से, कल्चरली, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, साइंस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ख़राब पीरियड था वो यूरोप के लिए। लेकिन बाद में रेनेसो का पीरियड आया, इनलाइटनमेंट का एज आई, जिसमें लोग लॉजिक के ऊपर बात करने लगे, रैशनलिटी पे बात करने लगे, अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, कल्चर को फिर से वो पुनर्जागृत करना चाहते थे। तो उसी पीरियड को रेनेसो का पीरियड कहा जाता है। इस रेनेसो को पीरियड को मोटिवेट करने में जो सबसे ज़्यादा मदद करी वो इसी कल्चर ने करी, ग्रीक और रोमन कल्चर ने करी। ये लोग चाहते थे कि हमारी जो पहले की सभ्यता, जो इतनी विशाल सभ्यता थी, इतनी पावरफुल सभ्यता थी, इतनी कल्चरली हम रिच थे, हम वापस वैसा ही क्यों नहीं बन सकते। तो इसीलिए ये लोग जो हैं, इसमें भी, इस रेनेसो में भी इस ग्रीक अम्पायर की लेगेसी आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कि रैशनली वो इनकरेक्ट हैं, इलॉजिकल हैं। चाहे वो फिलोसॉफी में बात कर लो, साइंस में बात कर लो। जैसे टोलमी एक एस्ट्रोनॉमर थे, वो कहते थे कि धरती के चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता है। मतलब जियोसेंट्रिक मॉडल था। अब एक्चुअल में मॉडल क्या है कि धरती जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल है। लेकिन टोलमी की उस थ्योरी को 1500 तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया, सन 1500 तक। उसके बाद वो जल के चीज़ें चेंज हुई हैं। चाहे वो लॉजिकली गलत क्यों ना हो, लेकिन इनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि लोग इनको कोट करते थे। इनकी चीज़ों को सही करना, गलत करना, इनको आर्गुमेंट्स में इनके कोट्स का इस्तेमाल करना, चाहे सही के लिए चाहे इनको गलत प्रूव करने के लिए, हमेशा लोग इनकी लेगेसी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ग्रीक सभ्यता जो है वो कभी भी, मतलब ऐसे नहीं कि रही कि ठंडे बस्ते में चली गई हो। उस सभ्यता की जो छाप है वो हमेशा रही है पूरे के पूरे वर्ल्ड पे। स्पेशली अगर बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड पे इसका प्रभाव ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये था ग्रीक अम्पायर का संपूर्ण इतिहास। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक लंबा इतिहास था तो कुछ बहुत सी चीज़ें मिस भी हो गई होंगी, रह भी गई होंगी, जिनको हम अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।